Hello, good evening everyone. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बॉस आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th आईएएससी का चैप्टर नंबर 13। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा चैप्टर है और आप बताना कि आपके फाइनल एग्जाम्स कब से शेड्यूल्ड होने वाले हैं, तो उसके ऊपर कुछ धमाकेदार चीजें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और अगर आपको ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए जो मैं पीपीटी बना रहा हूं, आप हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर आई बिगिन, अगर आपको लगता है कि आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है तो स्पार्टन्स इज अ कोर्स फॉर यू, जिसमें आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और हमारे साथ शुरू कर सकते हैं लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाई करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये है हमारा रोल ऑफ एग्रीकल्चरल इन इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर का रोल क्या है हमारे देश के अंदर, हमको इस बारे में बात करनी। सबसे पहली बात आओ देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा शेयर इन नेशनल इनकम। एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम के अंदर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट अबाउट 15%, कंट्रीब्यूट अबाउट 15% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन 2018 एंड 19। करीब 15% शेयर एग्रीकल्चर का हमारी जीडीपी के अंदर है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर हम बात करें तो 44% ऑफ द वर्कफोर्स वाज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन 2017 एंड 18। एग्रीकल्चर और उससे संबंधित चीजों के ऊपर करीबन 44% पॉपुलेशन आज भी निर्भर है। 17-18 के डेटा से, मतलब लेटेस्ट डेटा से हम आपको ये बात बता रहे हैं। प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स, द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 51 मिलियन टन्स in 1950-51 to a record level of 296 million tons in the year 2019-20। तुम बात समझ पा रहे हो? ये डेटा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई साहब। 51% था जब देश आजाद हुआ था करीबन 1951 के अंदर, और आज की डेट में ये बढ़ के 296 पर पहुंच चुका है। दैट इज एन इंक्रीज बाय अबाउट 56 टाइम्स सिंस 1950-51। तो हमारे देश ने काफी ज्यादा एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट लाए हैं। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के ऊपर बात करने आ रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या क्या सप्लाई करता है। एग्रीकल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इट नॉट ओनली मीट्स द फूड रिक्वायरमेंट्स of the industrial workers but also provides raw material for a number of agro-based industries such as cotton, textile industry, jute industry, sugar industry, वनस्पति इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एटसेट्रा। आज की डेट में देखो भाई, अंकल चिप्स से लेकर जो शुगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, इनके सबके रॉ मटेरियल सप्लाई करता ही कौन है? एग्रीकल्चर। तो ये सारी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? अब मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देखते हैं। द डिमांड फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल गुड्स सच एज सोप, डिटर्जेंट्स, क्लोथ्स, साइकिल्स, स्कूटर्स, रेडियोस, टेलीविजन एटसेट्रा has witnessed a market increase. Here is a large demand for chemical fertilizers, tractors, pump sets, pesticides arising from the agriculture sector. This has stimulated the development for industries producing these inputs. अब भाई देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा है। ट्रैक्टर बनाओगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर आपने लेट्स से पेस्टिसाइड्स बनाए, इंसेक्टिसाइड्स बनाए, अच्छी खाद बनाई, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स बनाए, वो सारे के सारे इस्तेमाल होने वाले हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर में। बात समझ में आ रही है? तो एक तरह से देखें तो एग्रीकल्चर एक मार्केट बन रहा है फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। ऑलराइट बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्या है? अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज की कमाई होती है हमारे देश को। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अकाउंटेड फॉर अबाउट 50% of the export earnings of the country in early 1950s. The share of agriculture exports in total exports came down to 1.2% in 2019-20। पहले 50% तक हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से आता था। आज की डेट में ये सिर्फ 1.2% है, बिकॉज हमारे देश ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी ग्रो किए हैं और उनका कंट्रीब्यूशन हमारे फॉरेन एक्सचेंज में ज्यादा है। Significance of trade and transport. Agriculture sector provides a major support to transport system. कैसे? And internal trade of the economy. Railways and roadways
secure bulk of their business from the movement of food grains and raw materials. Thus, agriculture is a significant source of demand for transport services. भाई ट्रांसपोर्ट की जरूरत सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को ही पड़ती है। रेलवेज में मैक्सिमम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो इतने बल्कि गुड्स हैं, ये सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे देश में सुचारू रूप से अच्छी तरीके से जो चल रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रही है। सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकार को भी पैसा यहां से मिलता है। कैसे? द गवर्नमेंट अर्न्स रेवेन्यू फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू, फ्रेट चार्जेस मतलब भाड़ा जो चार्ज होता है ट्रांसपोर्ट से, इम्पोज्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर कैरिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एंड रेवेन्यू फ्रॉम अदर टैक्सेस इम्पोज ऑन द कमोडिटीज परचेज बाय कल्टीवेटर्स। भाई अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लग रही है तो उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स है। सरकार जो भाड़ा चार्ज कर रही है रेलवेज का, उससे वो पैसा कमा रही है। बात समझ पा रही कि यार, तो सरकार का भी एक तरह से यहां से रेवेन्यू बनता है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के ऊपर। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज लाइक कलेक्शन एंड होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। भाई आज की डेट, अच्छा अभी बताता हूं इसके आगे। देयर ट्रांसपोर्टेशन टू द मार्केट प्लेस, their grading, standardization and selling the product at a lucrative price etc. भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आज हुआ, आज मार्केट में रेट कम है, लेकिन अगर आपके पास वेयर हाउस है, अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज है, अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं, तो आप इसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सही समय पर एक अच्छे रेट पर सेल कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं आपको समझ में आ रही है बेटा जी। चले भैया आगे बढ़ें, अगले टॉपिक की तरफ आ जाएं। अगला टॉपिक क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया। सबसे पहला, लैक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। लैक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है क्या? इंडियन फार्मर्स लैक कलेक्टिव बार्गेनिंग। देयर आर मिलियंस ऑफ फार्मर्स who are still not united while selling their produce. They have to face a small number of traders. They have to face number of small traders. कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं मेरी जान कि हमारे जितने भी फार्मर्स हैं वो यूनानिमसली एक साथ होकर अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल नहीं करते, तो वो टुकड़े टुकड़े में सेल करते हैं, इसलिए उनकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। तो ये बात बोल रहा है लैक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, बहुत सारे मिडलमैन इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से भी फार्मर्स को अच्छा पैसा नहीं मिल पाता है। देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन लाइक होलसेल मर्चेंट्स, retail merchants, commission on agents between the farmers and the end consumer ठीक है ना। These middlemen appropriate a large portion of the price paid by the consumers. As a result, there is a big difference between the price realized by the farmers and the price paid by the consumers. अब होता क्या है भैया, कंज्यूमर मान लो 100 रुपए पे कर रहा है एक पर्टिकुलर कमोडिटी के, और फार्मर को बेचारे को 10 रुपए मिल रहा है, बीच के 90 रुपए ये मिडिलमैन खा जा रहा है। काहे को? बिकॉज मिडिलमैन बहुत ज्यादा लेवल पर हमारे देश में मौजूद हैं, इससे कस्टमर को सामान भी महंगा मिलता है और फार्मर्स को पैसे भी नहीं मिल पाते हैं। ये सारी दिक्कतें हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। अगला, डिस्ट्रेस सेल। इसका मतलब क्या है? एन एवरेज इंडियन फार्मर इज फोर्स्ड टू सेल हिज प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ हिज पॉवर्टी, प्रेशर ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स and poor holding capacity. At that time prices are generally low. अगर एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बताया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ आज और तुरंत बेच दो तो अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि फार्मर के पास ना स्टोरेज फैसिलिटी, ना खुद का जैसे बोलते नहीं है वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज, जिसकी वजह से फार्मर्स कई बार अपने पैसे लूज कर देता है। अगला, लैक ऑफ ग्रेडिंग। फार्मर्स इन इंडिया डू नॉट ग्रेड द appreciate the importance of grading the produce, ठीक है। Their produce is not classified into different grades or qualities. This gives a lot of scope to the merchants and traders to exploit the farmers. अब देखो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ना ग्रेड्स में डिवाइड नहीं करता, ये अच्छी क्वालिटी है, ये खराब क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी है, जिसकी वजह से जो मर्चेंट है, ये जो मिडिलमैन है, ये फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो बोलते हैं नहीं भैया यार, आपकी तो खेती खराब है, आपका तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा ही नहीं है, आपको तो कम रेट मिलेगा भैया, कम रेट मिलेगा।
तो ये क्या है, लैक ऑफ ग्रेडिंग है, जिसकी वजह से फार्मर्स को कम पैसे मिलते हैं। मैल प्रैक्टिसेस इन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, मैल प्रैक्टिसेस इन द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट इज अ कॉमन फीचर। देयर आर several malpractices indulged by traders like underweight, ठीक है ना, clandestine fixation of price of the produce and the levy of a number of market charges and fees। क्या करेंगे, आपका अगर 100 क्विंटल का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है, उसको अंडरवेट कर देंगे, टैक्सेस लगा देंगे, बोलेंगे आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ठीक नहीं है, सही नहीं है, ग्रेडिंग नहीं है, ए ग्रेड नहीं है, बहुत सारी फीस लगा देंगे, कमीशन चार्ज कर देंगे, जिसकी वजह से अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में फार्मर्स को कम पैसे मिलते हैं। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी इन द रूरल एरियाज। This is often forces the farmer to sell its produce at the time when the market is oversupplied and the market price is low। इसी वजह से फार्मर जो है जल्दी प्रोड्यूस को सेल कर देते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अब फार्मर के पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं है और गांव में इतनी फैसिलिटीज नहीं कि अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कहीं और जाके बेच दे, है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं भाई। Farmers, particularly small farmers, do not have adequate transport facilities to carry their produce to the market. Agriculture produce is carried to the market on slow-moving transport vehicles like bullock carts. This forces these farmers to sell their produce at low rate। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप सभी लोगों को। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की वजह से फार्मर मार्केट तक अपने सामान को पहुंचा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको अक्सर खेत से ही सामान को बेच देना पड़ता है और कम पैसों में बेचना पड़ता है। ठीक है ना भाई, सबको क्लियर, आगे बढ़े। लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, द एवरेज फार्मर इज नॉट एडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रिवेलिंग मार्केटिंग कंडीशंस इंक्लूडिंग प्राइसेस प्रिवेलिंग इन डिफरेंट मार्केट्स। भाई फार्मर को एक्चुअल में मार्केट की नॉलेज ही नहीं कि कौन सा सामान कितने में बिक रहा है, तो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं, इतना अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना लॉस करवा लेते हैं। बात तो समझ में आ गई। अब आओ जरा देखते हैं मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। अब सरकार क्या कर रही है इस मार्केटिंग सिस्टम को अच्छा करने के लिए, आओ जरा देखते हैं। चलो भाई देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है हमारी मार्केटिंग को सुधारने के लिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स, organized marketing for agricultural commodities is being promoted in the country through a network of regulated markets. The objective of regulated market is to make the marketing system transparent and to eliminate unfair and unhealthy market practices, to reduce market charges, to enforce the use of standardized weights and to ensure reasonable price to both farmers and the consumers। अब सरकार बीच में आती है और सरकार क्या कहती है, रेगुलेटेड मार्केट होंगे जो सरकार गवर्न करेगी, उसमें जितनी भी दिक्कतें पहले थी अब उसको दूर करना है। अब आप वेट गलत तौल नहीं सकते, चार्जेस नहीं लगा सकते, कमीशन नहीं काट सकते, ये सब सरकार सही करने की कोशिश कर रही है। सेकंड, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, द गवर्नमेंट हैज मेड इलैबोरेट अरेंजमेंट्स टू एस्टैब्लिश पब्लिक सेक्टर वेयर हाउस, सरकारी वेयर हाउस through two agencies, namely Central and State Warehousing Corporations and Food Corporation of India। तो सरकार अब सरकारी वेयर हाउस डेवलप कर रही है, बहुत सारे एरियाज में ऑलरेडी डेवलप कर रखी है, किसके साथ मिलकर, सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिससे सामान वेस्ट ना हो और सरकार के पास सुरक्षित फार्मर का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वेट्स, इन ऑर्डर टू रेगुलेट द सिस्टम ऑफ वेट्स द गवर्नमेंट पास the Standard of Weights and Measures Act in 1958, making the use of government approved weights compulsory. In addition, the metric system of weights was introduced in 1963। These steps have helped in reducing the exploitation of farmers by traders and agents। अब एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स हो गया, मेट्रिक सिस्टम आ गया था 1963 के अंदर, तो सब लोग अब एक जैसा केजी में ही वेट करेंगे, ठीक है ना, किलोग्राम में ही वेट होने वाला। तो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है, एक लॉ भी बनाया गया इसके लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड वेट्स मेजर्स एक्ट इन 1958। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और क्या कर रही सरकार, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन का भी प्रोसेस सरकार कर रही है। मतलब क्या, द गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट टू ग्रेड एंड स्टैंडर्डाइज मैनी एग्रीकल्चरल एंड अलाइड कमोडिटीज सच एज राइस, wheat, pulses, coffee, tobacco, oil seeds, cotton, leather, etc. Grading of agriculture products is done
अंडर द प्रोविजंस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। अब क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन भी कर रहे हैं, मतलब आपका प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, और ग्रेड भी कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, कि भाई आपको पता होना चाहिए कि जो आप बाय कर रहे हो वो किस ग्रेड का सामान है, आप सेल कर रहे हो वो किस ग्रेड का सामान है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अगला बात क्या है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। करेक्ट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केटिंग कंडीशंस, prices, etc. can help farmers in planning their production and sales, and also ensuring that they get fair prices for their products. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन क्या का मतलब क्या हुआ सर? एक तरह से आपने टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है फार्मर्स को, आपने करेक्ट कंडीशंस प्रोवाइड कर दी हैं ताकि एक फार्मर को उसका उचित मूल्य, उसका करेक्ट पैसा मिल सके ऑफ देयर प्रोड्यूस। अगला, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इसको हम लोग नैम फैसिलिटी बोलते हैं। द प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है, हैज स्टार्टेड अ स्कीम ऑफ सेटिंग अप ऑफ नैम। It aims at setting up of a common e-market platform to be deployed in selected regulated wholesale market in various states. This is helping in bringing together different agricultural markets. अब क्या करें, e-NAM, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट डेवलप किया जा रहा है, जिससे दुनिया भर की देश की एग्रीकल्चरल मार्केट को एक नेटवर्क से जोड़ा जा सके, जिससे फार्मर्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। ये करंट गवर्नमेंट ने किया है, पेपर में पूछा भी जा सकता है। स्ट्रेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स, स्ट्रेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू सेंट्रलाइज द मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड आल्सो टू असिस्ट द फार्मर्स इन सिक्योरिंग रीजनेबल प्राइसेस। स्टेट ट्रेडिंग इज कैरिड आउट बाय द फूड डिपार्टमेंट्स of the central and state governments and also the food corporation of India. Straight trading food grains has been introduced. किसने इंट्रोड्यूस किया है? कि स्टेट गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस किया है। किस लिए? ताकि मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स जो हो वो आसानी से सस्ते रेट में फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा सके। एक जगह से दूसरी जगह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांसफर करने का जो पैसा लगता है वो सही दाम में लगे, ताकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से फार्मर्स को बेहतर फायदा हो। अब आते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग की तरफ। ये होता क्या है कोऑपरेटिव मार्केटिंग? Cooperative marketing societies have been started in the country with the purpose, in addition to the other purpose, of marketing the surplus produce of farmers. The societies collect the surplus produce of members and non-members cultivators who are willing to sell their produce, process and grade them, store them, transport and sell them, and when it is advantageous to sell, they help the farmers in getting fair prices of their produce. अब क्या हुआ, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन गई जिसमें फार्मर्स उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बन सकता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फार्मर्स क्या करेगी, सामान को स्टोर करेगी, ग्रेड करेगी और सही दामों में उसको सही समय पर बेचेगी, ताकि फार्मर्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों का एक ठीक ठाक फायदा हो सके। एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है, आओ जरा देखते हैं बेटा। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर। अब देखो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ना एक सशक्त ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कई सारी पावर्स हैं, तो वो अच्छी बार्गेनिंग कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स। These societies bargain collectively with the traders and are able to get higher prices for the produce of the farmers because of their stronger bargaining power. The cooperative marketing societies advance loans to the farmers to prevent desperate sale of agricultural produce by farmers immediately after the harvest. अब बहुत सारे फार्मर्स को ना तुरंत पैसा चाहिए होता है, तो उनको लोन प्रोवाइड करने का भी काम ये कोऑपरेटिव सोसाइटी करती हैं। The cooperative marketing societies advance loans to the farmers to prevent desperate sale. ये मैंने आपको बता दिया। Cooperative societies can arrange to have quick and cheap transport facilities. सस्ता ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। Sometimes societies have their own transport facilities. This will reduce the ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने। आगे देखते हैं। Cooperative marketing societies can make arrangements for grading and standardization of the agriculture produce of their members. तो भाई जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको ग्रेड करना, स्टैंडर्डाइज करने का भी काम कोऑपरेटिव सोसाइटीज करती है, तो फार्मर्स को करने की ये भी जरूरत नहीं है। These societies can eliminate many of the middlemen and thereby remove their large profit margin. कोऑपरेटिव सोसाइटी बीच से बहुत सारे मिडलमैन को दूर कर देती है और ज्यादा मार्जिन बचाने की कोशिश करती है। ठीक है ना भाई। Apart from selling the produce of the farmers, these societies can arrange for bulk purchase of agricultural input such as seeds, fertilizers, pesticides as well as consumer goods at relatively low prices. अब consumer society क्या करती है
कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने के साथ साथ जो रॉ मटेरियल्स है वो भी खरीद देती है बल्क में, ताकि फार्मर्स को सस्ते रेटों पर प्रोवाइड किया जा सके. कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन अरेंज टू गेट मार्केट इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, demand and supply and other related information on a regular basis and can plan their activities accordingly. मार्केट इंफॉर्मेशन जो फार्मर्स को नहीं मिल पाता था, वो भी इंफॉर्मेशन ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज लाकर फार्मर्स को दे सकती हैं, जिससे फार्मर्स का काफी भला होता है. अब अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, जिसका नाम है रूरल क्रेडिट. तो चलिए शुरू करते हैं. भैया गर्मी हो गई बहुत सारी, ठीक है ना. तो अब ये रूरल क्रेडिट क्या है, आओ जरा फटाफट से देखते हैं. एग्रीकल्चरल फाइनेंस is one of the most important inputs in agricultural development program. Farmers in India are by large poor and their savings are very low and inadequate. They have to depend upon various outside agencies to meet their credit requirements. About 50% of the rural households had to depend on borrowed funds in 2015. हमारे देश में ना किसान गरीब है, अब उसको पैसे के लिए किसी ना किसी के पास तो जाना ही पड़ता है. तो 2015 की जो स्टैट्स है उसके हिसाब से 50% लोग बोरोड फंड्स पर डिपेंडेंट हैं. अब जरूरत क्या है, नीड एंड पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट है क्या, आओ जरा ये देखते हैं. फाइनेंस रिसीव्ड बाय कल्टीवेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ क्या चाहिए, द पर्पस फॉर विच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड एंड द टाइम पीरियड फॉर विच फाइनेंस इज नीडेड. किस पर्पस के लिए चाहिए और कितने समय के लिए पैसा चाहिए. Various types of financial requirements of the cultivators are discussed below. आओ जरा देखते हैं. सबसे पहला प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव क्रेडिट. ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था, इसलिए पीपीटी में तुमको बहुत टेक्स्ट सेवी लगेगा. सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी इसलिए डालना जरूरी था. ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस ऑफ क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट टेक्स फॉर्म्स द ऑफ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव क्रेडिट फाइनेंस नीडेड बाय द फार्मर्स टू कैरी ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इज नोन एज प्रोडक्टिव क्रेडिट. भैया प्रोडक्टिव क्रेडिट का मतलब क्या है, वो पैसा जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में खर्चा होने वाला है, ठीक है ना, बात समझ में आई. प्रोडक्टिव क्रेडिट इंक्लूड्स फाइनेंस टेकन टू परचेज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा. इट आल्सो इंक्लूड्स क्रेडिट टेकन टू फाइनेंस एक्सपेंडिचर्स ऑन मेकिंग परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑन लैंड लाइक डिगिंग ऑफ वेल्स, fencing the land, etc. These productive finance helps in carrying out production and increasing agriculture productivities. Loans taken for these purposes can be repaid from increased income and hence are economically justified. अगर किसान ने पैसा लिया है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए तो कहीं ना कहीं वो अपनी इनकम से जस्टिफाई कर ले जाएगा. आगे देखो, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू मीट वेरियस टाइप्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर सोशल एंड रिलीजियस पर्पस सच एज मैरिजेस, funerals, litigation, etc. and credit taken to meet these consumption expenditures during the years of low incomes of the farmers arising from the failure of crops are known as unproductive finances. अनप्रोडक्टिव फाइनेंस समझ में आ गया. जब पर्सनल पर्पस के लिए लिया जाएगा, बेटी की शादी करनी है, एजुकेशन पे लगाना है पैसा, इन सब पे जो पैसा लिया जाएगा ये सब आएगा अनप्रोडक्टिव के केस में और फार्मर्स के लिए रिस्की होता है इसको वापस कर पाना. अब आओ देखो, शॉर्ट टर्म, ये तो पर्पस हो गया. अब टाइम के बीच में देखना है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट. आओ जरा देखो, finances required by Indian farmers can be of the period or time which finances are required. This is short term, medium term and funds for long term. ये है long term. Most farmers need agricultural operations to meet outlay or purchase of inputs such as seeds, fertilizers and to pay wages, rents, etc. These funds are related to current activities of production. Farmers also require funds to meet unproductive expenditure जो मैंने आपको बताया है. To meet the consumption needs during the years of bad crops. These funds are needed for a period of up to 15 months. The loans taken for short periods can be repaid out of the current income of the farmers. 15 महीने तक के अंदर के लोन को शॉर्ट पीरियड लोन बोलते हैं. मीडियम टर्म में क्या आता है, 15 महीने से लेकर 5 साल वाले लोन, जैसे कि जमीन में इंप्रूवमेंट करना है, जमीन में फेंसिंग करनी है, वेल्स बनाने हैं, इस पर जो लोन मिलता है मीडियम टर्म के लिए 15 महीने से 5 साल के लिए. और लॉन्ग टर्म में कितना होता है, 15 से 20 साल. सच फंड्स कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट्स ऑन लैंड फॉर अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन ऑफ मेनी इयर्स. ऐसा कुछ काम करवाना जिसमें बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, उसके लिए लोन मिलता है 15 से 20 सालों के लिए. बात समझ में आई. अब बढ़ते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट. अभी तो बताया रूरल क्रेडिट क्या है, अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या क्या है आओ जरा देखा जाए. क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मर्स आर मेट
थ्रू वेरियस सोर्सेस। एक तो होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या है, आओ जरा देखते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, आपस में प्राइवेट लोगों से ले लेना, मनी लेंडर से पैसा ले लेना, वो सब नॉन इंस्टीट्यूशनल है। इन 1950-51 नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट अकाउंटेड फॉर 93%, whereas द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे बैंकिंग सिस्टम है वो कंट्रीब्यूट करता था फिर 7% ऑफ द टोटल क्रेडिट। This share of non-institutional sources has now been declined to only 40% according to NSSO 70th round data. The share of institutional agri credit on the other hand has gone up to 60%. बात तुम्हें समझ में आ रही है? पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ज्यादा हुआ करता था 93% तक। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब जैसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7% था। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल घट के हो गया है 40% पर और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पहुंच चुका है 60% तक। बात समझ में आ गया? नॉन इंस्टीट्यूशनल के सोर्सेस क्या हैं, आओ जरा देखा जाए। सबसे पहला है मनी लेंडर्स। ये मनी लेंडर्स कौन होते हैं? मनी लेंडर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन इंस्टीट्यूशनल और प्राइवेट सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। They comprise professional money lenders as well as non-professional agriculturists and traders कम money lenders। अब मनी लेंडर से पैसा लेना आसान क्यों होता है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा चार्ज करते हैं लेकिन पैसा बहुत जल्दी दे देते हैं, तो कोई पेपर वर्क भी नहीं कराते। अच्छी बात है। लैंडलॉर्ड्स एंड अदर्स, इसका मतलब क्या है? लैंडलॉर्ड ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स ऑल्सो गिव लोन्स टू फार्मर्स फॉर प्रोटेक्टिव पर्पस against their crop. They even force them to sell their produce at low rates as a condition for granting loans. This source of credit is particularly important in case of cash crops such as cotton, groundnut, sugarcane, tobacco, etc. लैंडलॉर्ड से लोन ले लेना, ये भी जल्दी मिल जाता है लोन। और लोन किसके अगेंस्ट मिलता है? क्रॉप के अगेंस्ट। और ये फोर्स करते हैं फार्मर्स को कि अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जल्दी बेचो, हमारा पैसा जल्दी वापस करो। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं? तो मैं नॉन इंस्टीट्यूशनल समझ में आ गया, मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशनल के अंदर क्या होगा, आओ जरा देखा जाए। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रेफर्स टू द फंड्स अवेलेबल टू द फार्मर्स बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस, मेनली कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग नाबार्ड बोलते हैं, ठीक है ना भाई, नाबार्ड बोलते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज प्रोवाइड लार्जली शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट टू द फार्मर्स। जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म का क्रेडिट देती हैं। द कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स बोथ प्रोवाइड लार्जली शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर। नाबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लेवल फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट। नाबार्ड के अंदर सबसे बड़ा जो अथॉरिटी है वो नाबार्ड के पास है। अब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज क्या है, आओ जरा ये देखते हैं भाई। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैव बीन स्टार्टेड विद द व्यू टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड टाइमली फंड्स एंड चीपर रेट्स एंड टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। मनी लेंडर से छुटकारा पाने के लिए और सस्ते रेट पर, सस्ते इंटरेस्ट पर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज बनती हैं। There are two separate cooperative institutions to meet credit requirements of the agriculture sector, जैसे कि क्या? Cooperative banks, which provide short-term and medium-term loans to the agriculture sector, and land development bank, which provide long-term credit of the agriculture sector। यहां से तुमको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, और लैंड डेवलपमेंट बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। कोऑपरेटिव बैंक्स हैव 3-tier structure with the state cooperative bank in each state at the apex, district central cooperative banks at the district level। अब apex कितने हैं? 32 in number, और district कितने हैं? 363। and primary agriculture credit societies, जिसको PACs बोलते हैं, at the village level आज के डेट पे 95,240 PACs भारत के अंदर काम कर रहे हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में। Land development banks are specialized institutions for providing long-term credit। क्या देते हैं? Long-term credit to the agriculturist farmers को। Land development banks, also known as land mortgage banks and agricultural and rural development banks in some states, have been organized in the country effectively since 1929। 1929 से इनका existence है हमारे देश के अंदर। The main function of land development banks is to provide long-term credit फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पस, बहुत सारे पर्पस के लिए, जैसे
सच एज रिडेम्पशन ऑफ ओल्ड डेट्स, पुराने लोन चुकाने के लिए, इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, लैंड की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, परचेज ऑफ कॉस्टली एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स सच एज ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स एंड सो ऑन। इस पर्पस के लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है एलडीबी। लोन्स आर गिवन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही लोन मिलता है ना भाई। द लोन्स आर गिवन एट मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेंजिंग बिटवीन 11 to 12%, 11-12% के बीच के इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलता है। कोऑपरेटिव क्रेडिट का इवोल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको हटा दिया गया। अब आते हैं बाबूजी कमर्शियल बैंक के ऊपर। कमर्शियल बैंक आप समझते हैं ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं। Commercial banks have entered the field of rural credit only recently, particularly after the nationalization of commercial bank in 1969. They played an insignificant role in financing agriculture sector. They contribute less than 1% of agricultural finances in 1951-52 and a little more than 2% of total agriculture credit as late 1968-69. ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस चीज को पीपीटी में शामिल किया है। ये पीपीटी जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एग्रीकल्चरल बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली। The direct credit by commercial bank takes the form of short-term credit and medium-term loans for agricultural operations, for purchasing seeds, fertilizers, machinery, tractors, plows, construction of wells, tube wells, etc. Commercial bank also provide loans for activities related to agriculture, example dairy and poultry farming, beekeeping, fisheries, etc. तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का लोन कमर्शियल बैंक से मिलता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर। ये क्या है भाई साहब? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंडिया टू प्रोवाइड मोर क्रेडिट टू द रूरल सेक्टर वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज बोलते हैं हम लोग इसको, और ये हुआ था अक्टूबर 2 गांधी जयंती के दिन इन 1975। The main objective of RRBs is to provide credit to weaker section of the rural areas, जो बहुत गरीब फार्मर्स हैं उनके लिए, particularly the small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans and small entrepreneurs with the purpose of developing agricultural, trade, commerce, industries and other productive activities in rural areas. This is why they are regarded as small man's bank. कई बार MCQs में पूछते हैं small man's bank किसको बोलते हैं, तो आंसर है रीजनल रूरल बैंक को। They provide credit to the agriculturists at lower cost than any other agency in the rural areas. सबसे सस्ता लोन जो प्रोवाइड करता है वो रीजनल रूरल बैंक ही है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इन इंडिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है क्या? एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू रीएलोकेशन of productive resources such as land, labor, capital, farm equipment, etc. in agriculture sector into new activities. मतलब एग्रीकल्चर के अलावा और किसी सेक्टर में और किस किस एक्टिविटीज में हम इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अब ये ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रीन रिवोल्यूशन बिकेम द गवर्नमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इन 1960s. द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ a significant breakthrough in the production of food grains, mainly wheat and rice in India since the decade of mid-1960s by using new agricultural practices, gradually replacing the traditional agricultural practices. अभी होता क्या, ग्रीन रिवोल्यूशन में नया नवीन तरीका, न्यू एज तरीके से एग्रीकल्चर करने लगा, जिससे एग्रीकल्चर में व्हीट और राइस का प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था। नए इक्विपमेंट्स को यूज किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स को अच्छी तरीके से यूज किया गया। अब ग्रीन रिवोल्यूशन और इसका इंपैक्ट देखते हैं मेरी जान, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, द मेजर अचीवमेंट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन हैज बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। बहुत तेजी से फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में चेंजेस देखे गए। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज शार्पली फ्रॉम 82 मिलियन टन्स इन 1960-61 टू ओवर 176 मिलियन टन्स इन 1991. It touched to the record level of 296 million tons in 2019-20. तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन की ही देन है। A major achievement of green revolution is that India has become self-sufficient in the production of food grains. आज के दिन में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो पता है 1960s में ड्रॉट आए थे भारत में, 2 सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से हमें यूएसए से PL 246 स्कीम थी शायद, उसके अंडर
हमें वहां से वीट को इंपोर्ट करना पड़ा था। तो वो इतना बुरा समय भारत ने देखा है। आज की डेट में हम सेल्फ रिलायंट बन चुके हैं, सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। The new technology also brought down a sharp rise in the yield of land with respect to food grains. For example, the yield per acre of wheat increased from 3.8 times between 1960-61 and 2017-18. 3.8 times मतलब same field में ज्यादा productivity होने लगी है. A significant increase in food grain production and productivity as a result of green revolution demonstrates that Indian agriculture is on the move. Agriculture sector is no longer stagnant sector. This has made agriculture sector a partner in economic development. As a result, income has increased and economic conditions of the farmers has also increased. ठीक है ना? तो अब आज के डेट में एग्रीकल्चर सेक्टर एकदम रुका हुआ सेक्टर नहीं, वो भी ग्रोथ कर रहा है, वो भी हमारे देश की तरक्की में, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और साथ साथ लोगों की इनकम को भी इंक्रीज कर रहा है. However, the achievement of green revolution were at the expense of ecology and environment. क्यों? बिकॉज बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने से भी तो नुकसान होते हैं. Extensive dependence on chemicals and pesticides has started showing its darker side. The modern system of farming in India has resulted in decrease in land fertility of rate. धीरे धीरे ज्यादा यूज करने से फर्टिलाइजर्स एंड ऑल सब अब हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम होता चला जा रहा है. डैमेज टू एनवायरमेंट, केमिकल कंटेनमेंट एक्सेट्रा. आज के डेट में भारत की सब्जियां विदेशों में एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही है बिकॉज बहुत ज्यादा केमिकल कंटेंट पाया जाता है हमारे देश के प्रोड्यूस के ऊपर. ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सॉइल इरोजन, सॉइल सेलिनिटी, सॉइल कंटामिनेशन, जनरल इरोजन एटसेट्रा. अब इस तरह की प्रॉब्लम थी तो इसका सोल्यूशन भी है. क्या है इसका सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग. यहां से ऑर्गेनिक फार्मिंग का जन्म होता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द मेथड ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज ऑन टेक्निक्स सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल टू मेंटेन सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रोल पेस्ट ऑन द फार्म. कोई हमको केमिकल्स नहीं यूज करने हैं. विदाउट केमिकल्स हमको चीजों को इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस को पैदा करना. अब इसके कुछ फायदे भी हैं, आओ जरा देखते हैं. और एक टॉपिक नहीं था सिलेबस में तो मैंने उसको कैंसिल मार्क कर दिया है, नीड का. प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. इट वुड एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, इंप्रूव्ड सॉइल फर्टिलिटी, बेटर वाटर क्वालिटी, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन. जितनी दिक्कतें ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स को लेकर हो रही थी, उन सभी का समाधान है ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है ना? प्रोविजन ऑफ हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल फूड. ऑर्गेनिक फार्मिंग वुड प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग हेल्दी, टेस्ट, हाइजीन फूड आइटम्स विद हायर न्यूट्रिटिव वैल्यूज. It would help in controlling the contamination of poisonous chemicals in food, fodder and fiber which exist in the cause of chemicals used in modern agriculture. जो दिक्कत हो रही थी, जो खराब खाना हम लोग खा रहे थे, जो जिसमें ज्यादा केमिकल्स थे, उससे भी दूर करके ऑर्गेनिक फार्मिंग हमको हेल्दी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहा है. इंप्रूव इन सॉइल क्वालिटी. ऑर्गेनिक फार्मिंग विल बी हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल. फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज्ड इन केस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग such as multi-cropping, crop rotation, organic manures and pesticides would maintain the soil fertility. soil की fertility कम नहीं होगी, maintain रहेगी और धीरे धीरे क्योंकि natural चीजों को use होता है यहाँ पर, उससे और बढ़ेगी भी. Increased employment opportunity. A number of studies have revealed that organic farming requires more labor input than the conventional farming system. Therefore, organic farming is likely to create more employment opportunities. ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देगा ऑर्गेनिक फार्मिंग और यही है फ्यूचर. इनएक्सपेंसिव इनपुट्स. ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स लोकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक इनपुट्स दैट आर चीपर देन कॉस्टली इनपुट्स सच एज HYV, सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा. सच ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर सूटेबल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. बात समझ में आ रही है? सस्ता इनपुट्स है भाई, महंगी फर्टिलाइजर नहीं लेनी, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने, सस्ता पड़ेगा. ठीक है, अगला टॉपिक इज अगेन नॉट देयर इन द सिलेबस, सो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर. तुम्हारा ये पूरा चैप्टर नंबर 13 मैंने कंप्लीट कराया है. कल आपको चैप्टर नंबर 14 भी प्रोवाइड करने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.